तो दोस्तों ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysearchi.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysearchi.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आज की वेबकास्ट में हमारे गेस्ट हैं नवीन रेड्डी सर। नवीन सर यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हैं। उनके चैनल में लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जावा के उनके वीडियो स्टूडेंट्स में बेहद पॉपुलर हैं। साथ में वे कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। उनके कोर्सेज यूडेमी पर भी उपलब्ध हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ब्लॉकचेन के भविष्य के बारे में, उनका करियर टीचिंग में कैसे शुरू हुआ इस बारे में, स्टूडेंट्स के लिए जावा में जॉब पाना कितना कठिन है और फ्रेशर्स के लिए ब्लॉकचेन और जावा में क्या उम्मीदें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ था कि हर वेबकास्ट में एक एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं मिस्टर नवीन रेड्डी। ही इज एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब और इनका चैनल है टेलिस्को लर्निंग। और कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि टेलिस्को का क्या मतलब रहता है और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कई लोगों के लिए। हालांकि नवीन सर ने कई बार अपने चैनल्स पे बताया हुआ है कि टेलिस्को नेम क्यों चूज किया उन्होंने। बट एनीवेज, वेलकम नवीन सर। It's my pleasure, sir. Thanks for inviting on this channel.
बहुत तो दिनों नवीन बाद सर, बात हो रही है आज हमारी। आज आप इतने समय बाद पकड़ में आए हो, और इस वेबकास्ट के माध्यम से हम लोग फिर से, क्योंकि हमने शायद 2 साल हो गए हमें कोलैब किए हुए। 3 साल हुए थे, जब फर्स्ट टाइम आप मेरे घर पे आए थे शूट शूट के लिए, ओ फर्स्ट वीडियो। गॉश, 3 साल हो गए। 3 साल यस। हो गए। आपको मालूम है हम लोगों ने आपको याद होगा हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें कि हम फ्यूचर ऑफ जावा पे बात कर रहे थे। मतलब 3 साल पहले हमने इस बारे में बातचीत करी थी, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा, सराहा, और काफी गाइडेंस उनको मिला था। तो मैंने सोचा कि हम्म। आज हम लोग फिर से बातचीत करते हैं, और कुछ, आप तो इतने समय में कई कई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो चलिए आज कुछ यूजफुल, मीनिंगफुल स्टूडेंट्स के लिए निकालते हैं हम लोग। श्योर श्योर। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने अभी हाल ही में ब्लॉकचेन पर अपना काम स्टार्ट किया है। ब्लॉकचेन पे आप कोर्स भी बना रहे हैं, और ब्लॉकचेन पे आपने काफी वर्कशॉप वगैरह भी ली हुई हैं। तो आप इतने सारे लोगों से स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है ब्लॉकचेन में जो बहुत कम लोग अभी इंडियन मार्केट में थोड़ी एक्सपर्टीज रखते होंगे, जिनको कुछ आइडिया होगा कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। तो एक बार नटशेल में क्या हम स्टूडेंट को बता सकते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर देखते हैं? ओके। इनफैक्ट जब मैंने ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चालू किया था, सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो सबको पता है, बहुत लोगों को ब्लॉकचेन नहीं पता होगा, बट उनको बिटकॉइन पता है। उनके लिए तो बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन बिटकॉइन है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि आगे जाके ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो लोगों को ये लगता है कि मैं बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने कहीं से पढ़ा हुआ है कि बिटकॉइन आगे नहीं चलने वाला। मे बी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी, या फिर कंपनीज उसको फॉलो नहीं करेगी। तो हो सकता है, मेरा मेन फोकस बिटकॉइन पे नहीं है, और ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को सपोर्ट करता है। तो अभी जब हम बोलते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जिससे आगे जाके हमें फिएट करेंसी पे, जो रुपीज डॉलर्स है, उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आगे जाके सब लोग बिटकॉइन यूज करेंगे, ऐसा कुछ लोग का दावा है। अब बिटकॉइन इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वो एक करेंसी है जिसको हम करप्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको लेट्स से 1 बिटकॉइन सेंड किया हुआ है, तो ये डेटा कहीं पे स्टोर हो चुका है हमेशा के लिए। तो अगर मैंने आपको 5 बिटकॉइन सेंड कर दिए, अगर मेरे पास उसका एंट्री है, नॉर्मली ये जो एंट्रीज होते हैं वो होते हैं बैंक के पास। जैसे अगर मैंने आपको कुछ लेट्स से 1000 ट्रांसफर किया, तो बैंक को पता है कि नवीन रेड्डी के अकाउंट से सौरभ शुक्ला के अकाउंट में 1000 ट्रांसफर हुआ है। तो आगे जाके आई कैन क्लेम कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया है, आपको वापस देना है। अब चांसेस ये है कि आपने बोला नहीं, मुझे तो आया ही नहीं 1000 रुपया, बट बैंक को पता है, बैंक के पास डेटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक के पास डेटा भी है और बैंक के पास पावर भी है। जैसे अभी पीएमसी बैंक, आपको पता है होगा या नहीं पता, और पीएमसी सब जो इंडिया में महाराष्ट्र में बहुत बहुत नोन फेमस है। फैक्ट है वो। हाँ, तो उनका कुछ इश्यू हो चुका है जिसकी वजह से बहुत लोग का पैसा अटक चुका है। ऐसा 2-3 बैंक के साथ हो चुके हैं पहले। तो कहीं ना कहीं बैंक्स कंट्रोल करती हैं तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए, तुम्हें कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए। तो वो एक इश्यू हो गया। सेकंड इश्यू हमें ये चाहिए कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमें जो भी आइडेंटिटी मैनेजमेंट है हमारी, वो बिल्ड करना है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो बोलता है कि आपको कहीं पे भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बैंक के पास कोई भी सेंट्रल जगह पे डेटा नहीं होगा, आपका डेटा आपके पास होगा। तो अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिया हुआ है, तो उसका डेटा मेरे पास भी होगा, आपके पास भी होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन यही है कि जब अगर मेरे पास मेरा डेटा है, वहां पे लिखा हुआ है 1000 रुपया, आगे जाके मैं थोड़ा लालची बन जाऊँ और वहां पे उसको 2000 कर दूं कि मैंने आपको 2000 भेजा हुआ है, तो वो कौन प्रूव करेगा कि मैंने आपको 1000 रुपए दिया हुआ है? अब बैंक तो बीच में नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ चाहिए कि नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, लेट्स से 10 लोग हैं, तो वो जो एंट्री है, जो मैंने आपको 1000 रुपए भेजा हुआ है, वो एंट्री सबके पास होगा। और इस तरह से होगा कि कोई भी उसको चेंज ना कर पाए। मैं ये नहीं हम्म। बोल रहा कि वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वो इम्यूटेबल है, बट अगर वो चेंज हो गया तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने तो चेंज किया हुआ है। तो अगर मैंने उसको 2000 कर दिया, तो बाकी 9 लोग को मालूम पड़ जाएगा कि वो मैंने चेंजेस किया हुआ है, और मुझे वो नेटवर्क से निकाल देंगे। हम्म। तो बिटकॉइन इसी तरह से वर्क करता है, जहां पे हमारे पास बहुत सारे यूजर्स होंगे, जिनको हम बोलते हैं माइनर्स। ये लोग वो लोग हैं जो लेजर को मेंटेन करते हैं। जो लेजर क्या है? डेटाबेस, इमेजिन कर लीजिए। तो मैंने अगर आपको 1000 रुपए दिया हुआ है, तो वो वहां पे सेव्ड है, और अगर मैंने चेंजेस किया तो मुझे आप लोग वो नेटवर्क से निकाल दोगे। हम्म। अब बात यह आती है कि उससे क्या हो जाएगा, नेटवर्क से निकल जाऊंगा ना। एक्चुअली बिटकॉइन नेटवर्क में आने के लिए मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। मुझे ग्राफिक कार्ड लेने होते हैं, सर्वर्स लेना होता है। तो अगर मैं 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करके नेटवर्क में आ रहा हूँ, और मुझे ये एक छोटी सी गलती से मुझे बाहर जाना नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक नेटवर्क में आने का। और जो टेक्नोलॉजी है जो पीछे सब चला रही है, जो उसका हम बोलते हैं कंसेंसस,
कैसे समझा कि आप लोग को मैंने 1,000 रुपये ट्रांसफर किया हुआ है? तो वो होता है कंसेंसस से। फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन के पीछे, वो सब आते हैं ब्लॉकचेन से। तो बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसके नीचे जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। अब और एक कंफ्यूजन लोगों को है कि अगर ब्लॉकचेन क्या सिर्फ बिटकॉइन में यूज होगा? ऐसा नहीं है। हमारे पास दो टाइप की ब्लॉकचेन्स है। वन इज प्राइवेट ब्लॉकचेन और सेकंड जो है पब्लिक ब्लॉकचेन है। जैसे जो बिटकॉइन था वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। उसके बाद एक और चीज फेमस हुआ है विच इज इथेरियम। बहुत लोग का बोलना ये है कि बिटकॉइन ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, बट वो आगे उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते बिटकॉइन बिटकॉइन के साथ। तो कुछ लोग को फील हुआ। इनफैक्ट एक बंदा है विटालिक बुटरिन, उसको अगर मैंने नाम सही लिया है तो उन्होंने बनाया है इथेरियम, जहां पे इट्स नॉट जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी बट आपको प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। आई मीन यू कैन बिल्ड एप्लीकेशन ऑन ब्लॉकचेन यूजिंग इथेरियम। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पंगा ये है कि वो भी पब्लिक ब्लॉकचेन है। अब कंपनीज को नहीं चाहिए होता है। कंपनीज को कैसा चाहिए होता है कि उनका डेटा सेफ रहे, उनका डेटा पब्लिक ना रहे। उनको ट्रस्ट भी चाहिए और पब्लिक भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के लिए इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने एक नया चीज लाया है जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन। ओके, हमने मतलब कंपनीज हम्म। कंपनीज ने, जैसे आईबीएम है, इंटेल है, वो सब साथ में आके लिनक्स फाउंडेशन के साथ उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया विच इज हाइपर लेजर। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो वो मोस्टली आता है पब्लिक ब्लॉकचेन में। जो इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर बनेंगे ब्लॉकचेन में वो सब आएंगे प्राइवेट ब्लॉकचेन में। जो एक फेमस है वो है हाइपरलेजर प्रोजेक्ट्स, जिसमें फैब्रिक है, बहुत कुछ चीजें हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो मेरा मेन फोकस क्रिप्टो करेंसी नहीं है बट प्राइवेट ब्लॉकचेन है। जो हाइपरलेजर हो गया, फैब्रिक हो गया, उसमें फैब्रिक है, सॉटूथ है, जो बहुत इंडस्ट्री में यूज होगा आगे जाके। ओके ग्रेट। मतलब इन अ नटशेल आपने दो इम्पॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि जो लोग सोचते हैं ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ इतना सा है नहीं ये कॉन्सेप्ट। ब्लॉकचेन अपने आप में एक मेथोडोलॉजी है ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं होगा बल्कि दूसरे कई सेक्टर्स में हो सकता है, और उसी चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसके कारण इसका मार्केट डेवलप हो रहा है। और आपने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ट्रस्ट बिल्डिंग, जो आपने पीएमसी का एग्जांपल दिया। मुझे लगता है कि आज की डेट में बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में भी लोगों का ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसे के फ्लो के लिए, और मार्केट चलता रहे उसके लिए, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई हर दिन आ जाती है, अब ऐसे में स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे जॉब चाहिए। अब वो कुछ भी पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में पहले दिन से 100 बार ये घंटी बज रही है कि मुझे तो जॉब चाहिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपसे भी कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते रहते होंगे। तो ब्लॉकचेन किन लोगों को लर्न करना चाहिए? क्या सबको सबको छोड़ के ब्लॉकचेन की तरफ चले जाना चाहिए? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ाई करते हैं तो दो टाइप के लोग होते हैं जो इनको पढ़ते हैं। एक, जिन लोग को जॉब नहीं चाहिए होता है, जिनको सिर्फ सीखना होता है कि टेक्नोलॉजी क्या है और क्या मैं उसको यूज कर पाऊंगा मेरे खुद के लिए। सेकेंड टाइप के लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है। ऑफ कोर्स अभी अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो या फिर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो फर्स्ट चीज हमें चाहिए जॉब। अब उन लोग सर्च करते हैं क्या हम पाइथन सीखे, क्या हम जावा सीखे, क्या हम ब्लॉकचेन सीखे। अब ये तो फिक्स हो चुका है कि जब आप पाइथन सीखते हो, जावा सीखते हो या फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी से जिसके पास जॉब्स अवेलेबल है तो आप वो सीखिए। जैसे एंड्रॉइड हो गया, कोर्स कर लीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, जॉब मिलने का चांसेस ज्यादा है। ब्लॉकचेन का थोड़ा सा अलग है पैटर्न। ये उन लोग के लिए नहीं है जो लोग जस्ट कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और जिनको बस जॉब चाहिए एंड दे आर लुकिंग फॉर कोर्सेज। अच्छा, मैं ये कोर्स कर लूंगा तो जो मुझे जॉब मिल जाएगा। ब्लॉकचेन अब तक वो लेवल तक आया नहीं है कि आपको बस कोर्स कंप्लीट कर लिया जॉब मिल जाएगा। ब्लॉकचेन एक इतना नीश टेक्नोलॉजी है अभी मार्केट में कि वो कंपनीज को भी नहीं पता कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, विच इज पीओसी जिसको नाम देते हैं। हर कंपनी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के पहले पीओसी करती है उसके ऊपर। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट को या फिर हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उसको सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कुछ कंपनी जबरदस्ती ब्लॉकचेन घुसा दी है अपने कंपनी में ताकि उनको खुद को आगे दिखाना है। जैसे इंडिया में कुछ बैंक्स जब ब्लॉकचेन
ठीक से यूएस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इंडियन बैंक्स को कहीं ना कहीं वो चाहिए था। और जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइप किया कोई सिंगापुर बैंक से या फिर हांगकांग बैंक से, और वहां से ब्लॉकचेन खुद के पास लेके आ गए। अब उन लोग ब्लॉकचेन को ठीक से यूज नहीं कर रहे, बट उनके पास एक नाम है कि हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो कुछ कंपनी ब्लॉकचेन को बस यूज करने के लिए यूज कर रही है, और कुछ कंपनी सही में उसको जानने की कोशिश कर रही है कि हम इसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब इस काम के लिए उन लोग फ्रेशर्स को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी चाहिए आपको और डोमेन नॉलेज भी चाहिए। और फ्रेशर्स के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, लेकिन डोमेन नॉलेज नहीं होता। तो ये फोकस, ये जॉब उनको मिलता है जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ कुछ 5-6 साल से, मुझे पता है कि कंपनी का डोमेन क्या है, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है। अब मैं सीखूंगा ब्लॉकचेन क्या, और जानने के लिए कि क्या हम ब्लॉकचेन को यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो उन लोग का मेन काम अभी होगा। सेकंड, अगर ये टीम जो है, अगर 10 लोग का टीम है, तो हो सकता है कि 2 या 3 लोग फ्रेशर्स हो, क्योंकि फ्रेशर्स के पास आइडियाज अच्छे होते हैं। एक्सपीरियंस बंदों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट उनके पास वो फ्रेश आइडियाज नहीं होते। कहीं ना कहीं उन लोग इंडस्ट्री में रह रहे कि उनके पास वही सब चलता रहा, इंडस्ट्री का चीजें जो पहले से चल जो पहले से है वहां पे। फ्रेशर्स के पास अलग सा माइंडसेट होता है जो टीम को चाहिए होता है। तो उन लोग अगर हायर करेंगे तो भी 2 या 3 लोग को हायर करेंगे। अब बात यह है कि वो 2 या 3 लोग कौन होंगे। ये वो लोग बिल्कुल नहीं होंगे जो फ्रेशर्स है, मार्केट में निकले हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग होंगे जिनके पास पहले से ही ब्लॉकचेन का कुछ नॉलेज होगा। तो मे बी अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, अभी आप लास्ट ईयर में हो और आपने कोई ब्लॉकचेन का कोर्स किया हुआ है और 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए खुद के लिए, या फिर आपने इंटर्नशिप किया होगा, इन लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ब्लॉकचेन देख चुके हैं। इनको पता है कि ब्लॉकचेन में क्या क्या चांसेस है या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज है। उनको नॉर्मली प्रेफर किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कोई डिग्री कर रहे हो, लास्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, ये बेस्ट टाइम होता है कोई कोर्स करने का। क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप कुछ भी करो, वो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और प्लस कंपनीज को बहाना मिल जाता है आपको रिजेक्ट करने के लिए। वो लोग पूछेंगे 2 महीना क्या किया, 3 महीने क्या किया। तो उससे अच्छा जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो, वही टाइम होता है जब कोई टेक्नोलॉजी सीखो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो या फिर एआई हो या फिर पाइथन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको इंटरेस्ट करता है। और ब्लॉकचेन उनके लिए अच्छा है जिनको इंटरेस्ट है। जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी नया है, आपको मार्केट में आना है, इसलिए मत सीखिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ब्लॉकचेन आपको इंटरेस्ट आएगा सीखने के बाद, ऑफ कोर्स। तो मास्टरी मत कीजिए, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन इतना सीख लीजिए। ब्लॉकचेन क्या है, उसके बेस कॉन्सेप्ट क्या क्या है। एटलीस्ट जो इथेरियम है उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मे बी 1 or 2 सॉफ्टवेयर लाइक कैलकुलेटर या फिर लोन मैनेजमेंट, इतना बना लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कंटिन्यू, अदरवाइज सर्च फॉर सम अदर टेक्नोलॉजीज। तो सबके लिए नहीं है ब्लॉकचेन, ये बहुत स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आपको इंटरेस्ट है, जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, बट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आपने कहीं पढ़ लिया कि ब्लॉकचेन के बंदे चाहिए, इससे इतना ओपन नहीं है अभी, बट जॉब्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करने वाली स्टेज पे ज़्यादा है, और हाँ बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी अभी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटीज देख रही होंगी कंपनीज, इसलिए इतना एक्सप्लोर कर रही हैं। तो मे हाँ, बी सम डे हम ऐसा एक्सपीरियंस करें कि इसमें मास में जॉब्स निकलें। लेकिन आज की डेट में इस सिनारियो कि इट इज़ नॉट फॉर मासेस, इट इज़ फॉर दैट्स राइट। दोज जो कि अभी इंटरेस्ट रख रहे हैं इस फील्ड में, थोड़ा सा उन्हें मज़ा आ रहा है कि कुछ इसमें कुछ क्रिएटिव किया जा सकता है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये दैट्स आपने राइट। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जब स्टूडेंट कॉलेज में रहता है उस समय उसे ये एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है जॉब। तो आप कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो एक ही मोटिव होता है कि मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मेरी जॉब लग जाए। तो उस समय दैट्स अगर राइट। आप ब्लॉकचेन को अगर सीख रहे हैं तो मे बी आपको रिजल्ट एकदम ना मिले तो वो आपको वेस्टेज लगे। लेकिन आप जब कॉलेज के दौरान है, स्कूल में है, तब आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर काफी अच्छा होगा और एक नया एरिया डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जस्ट नवीन टू सर, ऐड अपार्ट जस्ट टू फ्रॉम, ऐड वहाँ पे एक चीज यस, बोलना था कि नेक्स्ट 2 to 3 years में बहुत सारी ओपनिंग्स आ जाएंगे, क्योंकि यूएस में पीओसी हो चुका है इसका बहुत सारी कंपनीज में। ओके, और जो अभी सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड में, नॉर्मली जो बहुत खराब चल रहा है, बट एक उसका अलग से एक इफेक्ट निकला है जो है वर्क फ्रॉम होम। राइट, तो इससे जो रिमोट जॉब्स है वो बढ़ने वाले हैं। तो जो यूएस के मोस्टली जॉब्स होते थे वो इंडिया में भी, क्योंकि अभी यहाँ पे
कोई भी लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है। राइट। तो अगर आप इंडिया में हो, आपको जॉब मिलता है यूएस में, तो जहाँ पे जो पीओसी बहुत सारे चल रहे हैं ब्लॉकचेन पे या फिर अलग कंट्रीज में, आप वहां पे भी जॉब कर सकते हो ब्लॉकचेन का। तो एक अलग से एक डोर ओपन हो चुका है फॉर रिमोट जॉब्स, जो नॉर्मली कंपनी प्रेफर करेगा। तो नेक्स्ट 2 to 3 years में ये बहुत बूम करने वाला है। और एडवांटेज ये होगा आप अभी ब्लॉकचेन सीखने का कि जब 2 साल बाद या 3 साल बाद जब ब्लॉकचेन मार्केट में आ जाएगा, तब बहुत लोग उसके पीछे भागेंगे सीखने के लिए। और एडवांटेज ये होगा कि आपको पहले से ही आता है, तो कहीं ना कहीं आप एक गुरु बन जाओगे ब्लॉकचेन में। यस। तो एक कॉन्फिडेंस सा रहेगा कि हाँ, मुझे पहले से पता है इस चीज के बारे में। और जब कोई ओपनिंग होगा तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आप उसको बहुत दिनों देखते आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स चेंज हो चुके हैं ब्लॉकचेन को लेके। तो ये एक यस, बहुत इफेक्टिव आप चीज ट्रेंड हो होगा। चुके हो, आप बिल्कुल एलीट ग्रुप में आ चुके हो जो बिल्कुल सबसे फ्रंट रो में खड़ा हुआ है, तो उसको सबसे अच्छी दैट्स राइट। अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दैट्स ग्रेट। नवीन सर, मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि ये स्टूडेंट मेरे से भी कई बार पूछते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपसे भी पूछा होगा, बिकॉज यू नो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू वर्क with different technologies, and if you are able to train corporate employees, तो आपने खुद ने कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं की? आपने टीचिंग को करियर क्यों बनाया? आई एम श्योर ये आपके पास काफी बार आ चुका होगा क्वेश्चन, लेकिन माय सर जी के व्यूअर्स को भी एक बार जानना है। ओके। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हो चुके हैं बिकॉज ऑफ विच आई एम इनटू ट्रेनिंग। सबसे पहले मुझे सेमिनार देना पसंद था पहले से ही कॉलेजेस में। स्टेज पे जाओ, सिखाओ। इससे दो चीज हो जाता था जब मैं जाता था स्टेज पे। एक, मेरा स्टेज फियर जा रहा था। स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, जब जाता था स्टेज पे तो पैर कांपते थे। बाद में स्टेज फियर कम होने लगा मुझे। सेकेंड, जब मैं सिखाता था, जब मैं जाता था स्टेज पे फॉर अ सेमिनार मेरे खुद के कलीग फ्रेंड्स लोग को देने के लिए, सिखाने के लिए, तो जो कॉन्सेप्ट्स था, जो मेरे माइंड में थे कॉन्सेप्ट्स, तो मेरे लिए था ऐसा ए फिर बी फिर सी फिर डी। बट लेकिन जब बता रहा था मैं स्टेज पे जाने के बाद, अपने आप चीजें और लिंक हो रही थी। अच्छा, बी, ए और बी के बीच में मुझे के भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सिखाते वक्त मेरे खुद के फ्लो चेंज हो रहा था। तो नए नए कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू लर्न वंस, बट व्हेन यू टीच यू लर्न ट्वाइस। तो ये चीजें होने लगी थी मेरे साथ, और मुझे फिर सेमिनार देने में, लेक्चर लेने में मजा आता था जब मैं कॉलेज में था तब। जब मैंने एमएससी किया तभी भी मैं कुछ लेक्चर्स देता था कहीं जाके बाहर, ऐसे ही फॉर पैशन और फॉर ऑफ कोर्स फॉर सम पॉकेट मनी। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन किया। आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग एमएनसीज इन इंडिया। नाम नहीं लूंगा बिकॉज मैंने कंपनी को बीच में छोड़ दिया था। सो जब मैं उसके बाद काम कर रहा था तो मुझे पहले बहुत एक्साइटमेंट था। ऑफ कोर्स जॉब मिलने के बाद, इट इररिस्पेक्टिव आप कौन हो, जॉब, पहला जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैंने जॉब लिया, और फिर एमएनसी में, इंडिया में स्पेशली, 60% ऑफ जॉब्स सपोर्ट जॉब्स होते हैं, और बाकी 40% में भी फिर 20% डेवलपमेंट, 20%, 10% टेस्टिंग, इस तरह से सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो अगर आप कोई कंपनी में काम करें, उसका मतलब ये नहीं कि आप डेवलपमेंट में ही हो। तो जब मुझे हायर किया गया था तो उन्होंने बोला था कि आप एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे। तो मैंने उसके एंड्रॉयड सीख भी लिया था ज्वाइनिंग के पहले ही। अब हुआ ये, ज्वाइनिंग के बाद जब 100 का बैच था, उनमें से रैंडमली, ऐसा नहीं कि उनका स्किल्स चेक किया गया, रैंडमली किसी को भी कोई भी डिपार्टमेंट में भेज दिया, और मुझे भेज दिया सपोर्ट में, ओह। जहाँ पे डेवलपमेंट भी था और सपोर्ट भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोजेक्ट में मैं था उसका डेवलपमेंट हो चुका था। तो मेरा मेन काम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ सपोर्ट था। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई। और मुझे भेज दिया उन्होंने चेन्नई में। हम्म। अब दो चीजें साथ में चली गई नहीं। चेन्नई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट नॉट सुटेबल फॉर मुंबई गर्ल्स। तो जहाँ पे गया तो इतना स्टेबल लगा नहीं मुझे, और सपोर्ट का जॉब था। तब मुझे फील हुआ कि मेरे को जॉब चेंज करना चाहिए। मैंने मैनेजर को बोला कि मुझे डिफरेंट पोजीशन दे दो, मुझे डेवलपमेंट दे दो, या फिर मुझे मुंबई भेज दो। एटलीस्ट गिव मी समथिंग, मुंबई दो या फिर डेवलपमेंट दो। मैनेजर ने कहा कि नहीं, वेट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, ये 1 साल में आप सपोर्ट पे काम करो, 1 साल के बाद आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। अब पंगा ये हो गया कि 1 साल जब आप कोई भी चीज करते हो तो आपके जो बाकी नॉलेज है वो निकल जाते हैं। हम्म। अब मुझे पता था कि अगर 1 साल में सपोर्ट में काम करूंगा तो डेवलपमेंट का स्किल्स निकल जाएगा मेरा। मैंने एक्चुअली बहुत हार्डवर्क किया था मेरे एमएससी में, बीएससी में, टू लर्न प्रोग्रामिंग, टू मेक न्यू प्रोजेक्ट्स। अब मुझे इस जॉब के लिए उसको खोना नहीं था। तो मैंने एक फ्राइडे को डिसाइड किया कि सैटरडे को मुझे ट्रेन पकड़ना है मुंबई के लिए। आई केम बैक टू मुंबई, कंपनी को बताया नहीं कुछ कि आई एम लिविंग, और जॉब छोड़ के मुंबई आ गया। और दैट वाज अ पोजीशन जहाँ पे आई वाज नॉट हैविंग अ जॉब, आई वाज नॉट हैविंग एनी मनी, आई वाज नॉट हैविंग
क्योंकि बहुत सारे पैसे मैंने ऐसे ही खर्च कर दिए थे, बिकॉज ऑफ जॉब मिल गया है, शॉपिंग कर ली थी बहुत सारा, और फिर जब चेन्नई गया था तो वहां पे भी रूम लेना था, वो सबके लिए पैसे सब खत्म हो चुके थे। सो दैट वाज अ पोजीशन कि मुझे डिसाइड करना था कि करना क्या है, मुझे जॉब करना है या फिर टीचिंग करना है। अब टीचिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस पहले से थे। तो मैंने पार्ट टाइम कुछ 2-3 महीने टीचिंग किया। उसके बाद मैंने फिर वापस जॉब के लिए अप्लाई किया। आई वॉज इन टू स्टार्टअप, वहाँ पे काम किया। स्टार्टअप में ही जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे, तब मुझे फील हुआ कि जो मेरे बाकी कलीग्स हैं उन लोग का प्रोग्रामिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे बॉस ने मुझे बोला कि उनको भी ट्रेन कर दो, वो आ जाएंगे वो लेवल पे। तो जब उनको मैंने ट्रेन किया, तब मुझे ट्रेनिंग में ज़्यादा मजा आने लगा डेवलपमेंट से। ऐसे नहीं कि मुझे ट्रेनिंग डेवलपमेंट में मजा नहीं आता, बट ट्रेनिंग में एक अलग ही फीलिंग था कि यार लोगों को समझ रहा है, उनको मेरे वजह से यूजफुल हो रहा है, उन लोग का प्रोडक्टिविटी मुझसे मेरे वजह से बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको और फोकस करूँ। तो जो नए नए जो भी नए हायरिंग होते थे उनको मैं ट्रेन करता था, प्लस जो मेरे जो बाकी कंपनीज के आजू बाजू उन्होंने बात फैल चुकी थी कि नवीन कैन टीच जावा, तो उसको बुला लो, वो तुम्हें ट्रेन कर देगा। और फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर कॉर्पोरेट में बन गया। दूसरे कंपनी से भी कॉल कॉल आने लग गए थ्रू रेफरेंसेस। तो जब बहुत सारी कंपनी से ट्रेनिंग दे चुका था, तब मुझे फील हुआ कि यहाँ पे पैसा ही बहुत है, और खुद का पैशन फॉलो हो रहा है। तो कहीं कोई जॉब प्रेशर था नहीं मुझ पे, और चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। मेरे लिए मंडे भी अच्छा दिन था, जो नॉर्मली लोगों के लिए नहीं होता। तो मैंने कहा कि लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो दैट मीन्स आप का वो एक हार्ड टाइम रहा था जब आप जॉब कर रहे थे और फिर आपको डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था, और वो एक स्ट्रगलिंग फेज रहा होगा आपके साथ। फिर आप वापस आए और फिर आपने ये जॉब वगैरह करा। तो डेफिनेटली और आपने बीएससी और एमएससी किया हुआ है इसके पहले। या एमएससी इन आईटी किया। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो हम सबका एक फेज होता है जिस समय हमें खुद की लाइफ अनसर्टेन लगती है। आज हम उस लाइन के आगे निकल चुके हैं, इस साइड खड़े हुए हैं, तो जो स्टूडेंट दूसरे साइड खड़े हुए हैं उनके लिए एक अनक्लियर सा पिक्चर होता है। और हम उनको बता सकते हैं कि भाई देखो, इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इवेंचुअली सब कुछ ट्रैक पे आ जाता है, बस यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ। तो आपको पता चला कि आपकी यूएसपी कैपेसिटी बिल्डिंग में है, ट्रेनिंग में है। हाँ तो आपको क्या लगता है ये जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आप हाँ नो डाउट आप यूट्यूब में एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं, काफी सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बल्कि फॉरेन से भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज से। एंड बिकॉज आपका कंटेंट पूरा इंग्लिश में होता है, एंड हाँ। थैंक्स टू यू कि आप मेरे चैनल पे आके हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कहीं तो मौका मिले हिंदी बोलने का। तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जब आप पढ़ा रहे हो और जो न, एक फ्रेशर स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज में है उसको आप पढ़ा रहे हो, क्या डिफरेंस फील होता है उनमें? इनफैक्ट बहुत अलग एग्जांपल्स है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कॉर्पोरेट में भी डिफर करता है कि मैं किस टाइप के एम्प्लॉयज को सिखा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स लेवल पे भी डिफर करता है कि मैं कहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो लेट मी गिव यू फॉर एग्जांपल्स। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम कॉलेजेस। तो जब मैं जाता हूँ कॉलेज में सेमिनार लेने के लिए, या फिर कोई भी एक वर्कशॉप सा होता है जहाँ पे मेरी खुद का इंटरेस्ट था नहीं, कॉलेज ने बुलाया था मुझे, क्योंकि नॉर्मली कॉलेज के पास अभी कंपल्सन हो चुका है कि उनको कुछ महीनों में या फिर ये 6 मंथ्स में कम से कम 3-4 इंडस्ट्रीज प्रोफेशन को बुलाना है और ट्रेनिंग करना है। तो जब मैं वहां जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि बंदों को इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में। हम्म। उनको बस लेक्चर बैठना है, कोई तो आया है बंदा बाहर से, उसको सुनना है। ऑफ कोर्स आधे घंटे बाद उनको मजा आने लगता है, क्योंकि एग्जांपल्स वैसे लेता हूँ मैं कि उनको मजा आ जाए, बट वो फर्स्ट हाफ एन आवर मुझे फील होता है कि इनको इंटरेस्ट है ही नहीं बैठने का यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कॉलेज को ब्लेम करना चाहिए कि कॉलेज वो एनवायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है कि बच्चे सीख सके। ऐसा नहीं हम्म। है कि बच्चों को सीखना होता नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो जो एनवायरमेंट है कॉलेज में, क्योंकि वही बच्चे बाकी दूसरा क्लास ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उन्हें सीखते हैं अच्छे से। तो एक कॉलेज था जहाँ पे मैं गया था, वहां पे कुछ बच्चे दूसरे क्लासेस जाते थे जावा सीखने के लिए। और जब मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरा फ्रेंड का क्लासेस है जहाँ पे जाते थे वो, वहां पे ये बच्चे सब एक्सपर्ट्स है, मतलब अच्छे से लेक्चर बैठेंगे सब सीखेंगे, बट कॉलेज में आके इनका दिमाग खराब होता था। तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट नहीं बन पा रहा है कॉलेज में कि बच्चे सीख सके। सेकेंड, जब मैं जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट है, तो कई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके क्लासेस है, उन लोग बुलाते हैं कभी कभी एक लेक्चर के लिए, आओ थोड़ा मोटिवेशन करके जाओ। तो उनके साथ बात करने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि उनके उनको इंटरेस्ट भी है, क्योंकि उन लोग अभी कॉलेज में नहीं है, क्लासेस में है।
वो लोग अपनी मर्जी से क्लासेस में आए हैं सीखने के लिए। अब उनके पास इंटरेस्ट भी है, उनके पास फोकस भी है, और उनके पास एक होता है ना क्यूरियोसिटी, और बताइए और बताइए और बताइए। अब मुझे बोलना कुछ और था वहां पे, मुझे बात करना था जावा के ऊपर, ब्लॉकचेन के बारे में, बट क्योंकि उनके क्वेश्चंस कुछ और ही होते थे, उनको जानना होता था अच्छा तो जावा में ये होता है तो पाइथन में कैसे होता रहेगा, अच्छा क्लाउड में ये होता है तो ब्लॉकचेन में क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, कहीं कहीं पे मुझे सोचना पड़ता है 10 सेकंड के लिए कि क्या बोलूं मैं यहाँ पे। अ, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक दो सिनेरियोज है कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए, और जब वही स्टूडेंट जाते हैं कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको इंटरेस्ट है। हम्म, अब जब यही बच्चे कंपनी ज्वाइन करते हैं, उनका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब तक उन लोग कॉलेजेस में थे तब तक उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमें एआई भी करना है, हमें ब्लॉकचेन भी करना है, हमें आईओटी भी करना है, हमें पाइथन भी करना है। उनको नहीं पता उनको किस में काम करना है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड ओपन है पूरा हर जगह से। कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के बाद जब उन लोग का ट्रेनिंग होता है, जब उन लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनका 2 महीना या 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, वहां पे उनको पता होता है कि उन लोग कौन से डोमेन में है, उनको क्या प्रोजेक्ट मिला है, आगे जाके उनको वो ट्रेनिंग सीखना है। तो लेट्स से उनका प्रोजेक्ट जावा में है, उनको अगर जावा नहीं भी आता है, ये वही बंदे हैं जो कॉलेज में जावा सीखते हैं 6 महीने के लिए, कंपनी ज्वाइन करने के बाद दे लर्न जावा इन 6 डेज। वो माइंडसेट होता है वहां पे कि मुझे सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ्स का, उसमें मुझे निकाल देंगे। तो ये वो है जो फ्रेशर्स है और जिनको पता है कि उनको क्या सीखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, डोंट हैव अदर ऑप्शंस। जैसे हमारे पास ऑप्शंस बन जाते हैं ना, तो हम सीख नहीं पाते थे एक चीज ठीक से, जो मेरे साथ बहुत होता था पहले, अभी भी होता है। जब मैं 3-4 टेक्नोलॉजी पे एक साथ काम करता हूँ, तो एक पे फोकस हो ही नहीं पाता। अच्छा अभी मैं ब्लॉकचेन कर रहा हूँ, अच्छा वहां पे डॉकर भी है, अच्छा यहाँ पे हडूप भी है, अच्छा वहां पे एआई भी है, तो फोकस नहीं कर पाते हम। ये होता है स्टूडेंट्स लोग के साथ जो कॉलेज में होते हैं। तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर कुछ सीख रहे हो ये 1 महीने के लिए, बाकी सब चीज साइड में रखो। ऑफकोर्स सिलेबस में फोकस करो, बट अगर कुछ नया सीख रहे हो, जैसे पाइथन सीख रहे हो, सिर्फ फोकस करो पाइथन पे 1 महीने के लिए, कुछ और टच भी मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप वहां पे जंप करोगे। कंपनीज में एडवांटेज ये होता है कि उनको पता है उनको नेक्स्ट 2 साल तक यही काम करना है, तो उस पर फोकस करो, उतना ही सीखो अच्छे से और इम्प्लीमेंट करो। अब आते हैं फोर्थ टाइप के पार्टिसिपेंट्स, जो जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, जो लैटरल्स हम बोलते हैं। तो मैंने उनको भी ट्रेन किया हुआ है, जो अलग डोमेन से आ चुके हैं, जिनके पास 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, बट इन डिफरेंट डोमेन्स। मे बी उन लोग कोबॉल से है, या फिर उन लोग डेटाबेस से है, उनको भी जावा सीखना है। उनका अलग ही माइंडसेट होता है। उनके लिए जावा इंपॉर्टेंस है ही नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है आप जो भी सिखा रहे हो, क्या मैं उसको प्रोजेक्ट में यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर कर पाऊंगा तो ही बताना, नहीं कर पाऊंगा तो मत बताना। जैसे मैंने उनको बता दिया कि ठीक है जावा में ये कंसेप्ट था, अब नहीं है तो क्यों बता रहे हो। तो एक अलग माइंडसेट होता है, तो हर एक हम्म, पार्टिसिपेंट्स का एक माइंडसेट होता है जिसके हिसाब से एज अ ट्रेनर हमें चेंज होना होता है। अच्छा ये हम्म, ऑडियंस है, यहाँ पे जोक मारना है, कॉलेज में गया तो जोक मारना है, कंपनी हम्म। में गया जोक नहीं मारना है, वहाँ पे सिखाना है। और अगर लैटरल्स है तो उनके सामने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जितना बोलना है उतना ही बोलना है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बंदे वही है जो कॉलेज में थे, जो क्लासेस में गए, जो कॉर्पोरेट में गए, बट उनका माइंडसेट चेंज होता है जब उन लोग अलग अलग जोन में होते हैं। आपको चारों में से किस तरह की ऑडियंस के साथ ज्यादा मजा आता है? जो बीच के दो है वो, जो क्लासेस में आते हैं इंटरेस्ट लेके, यस। और सेकंड जो फ्रेशर्स है इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए हैं वो। मेरे ख्याल से एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ जाता है। आपने जो दो कैटेगरीज बोली हैं बिल्कुल सही है, इसलिए मैं भी कभी कॉलेज टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट खुद आया है आपके पास सीखने के लिए, तो हाँ कहीं ना कहीं उसके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मुझे यहाँ से सीखना है, तो वो आपकी बात सुनता है, समझता है। और आपने ये भी बिल्कुल सही बोला है कि जब कोई बहुत प्रोफेशनल हो जाता है, कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, शायद हम भी अगर हाँ कोई क्लासेस कहीं ज्वाइन करेंगे तो शायद हम बहुत बेकार स्टूडेंट होंगे। मतलब एक प्रोफेशनल का एटीट्यूड बहुत ही अलग तरह का होता है, और एक जो बिल्कुल फ्रेशर होता है वो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक एक बात लिख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बात को मान रहा है। ये चीजें that's right। थोड़ा मिस हो जाती हैं। तो सही है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा। दूसरा जो कॉलेज का था, मैं जी। अभी प्रीफर करता हूँ कभी कभी जाना कॉलेज में, ऐसा नहीं कि हर कॉलेज मना करता हूँ मैं। जी। क्या होता है ना, वहां पे जाने के बाद कहीं ना कहीं है उनको इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर मैंने मेरे स्पीच के साथ अगर एक दो बंदों को भी इंटरेस्ट दिला दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे हम्म, मैं अभी बीच में कुछ कॉलेज में गया था ब्लॉकचेन में बात करने के लिए, हम्म, आई एम श्योर उनको नहीं समझा होगा कि मैं किस लेवल तक लेके जाता हूँ बातों को,
मैंने बता दिया ब्लॉकचेन का ये होगा वो होगा, बट उनका वो माइंडसेट नहीं है समझने के लिए कि सिक्योरिटी क्या चीज होती है। उनको पता ही नहीं सिक्योरिटी क्या चीज है। उनके लिए बेस सिक्योरिटी का तैयार नहीं है मतलब है, उनका। हाँ, उनके सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यूजर नेम पासवर्ड। उनको ये हम्म। नहीं पता कि प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा शेयर कैसे होता है आपस में। हम्म। तो इन लोग के लिए अगर इनमें से 2-3 बंदे भी होंगे जिनको समझ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे नहीं समझ के अगर गूगल पे आके सर्च किया, अच्छा ये क्या चीज है वो क्या चीज है, हम्म। उस चीज के लिए कभी को चाहता हूँ मैं कॉलेज में, ताकि उनको समझे कि मैं एटलीस्ट आई कैन चेंज किसी का तो लाइफ, एक दो लोग का। नहीं बाकी लोग तो वैसे ही सर, ये बस बहुत अटेंडेंस के नोबल लाते हैं। प्रोफेशन है और बहुत लोगों की लाइफ आपने भी चेंज करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टूडेंट ये बोलता है कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ बन गई है, मतलब हाँ, वो उससे बड़ा पे ऑफ कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे इस दैट्स राइट, प्रोफेशन में। और यही कमाल की बात है इस प्रोफेशन की। दैट्स अच्छा राइट। सर, कभी कभी मोटिवेशन के लिए हम कमेंट्स चेक कर लेते हैं यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर चैनल्स पे जो हमारे विंग के नहीं है, एजुकेशन वाले नहीं है, उसमें आप हाँ, देखिए कितने अजीब और गरीब कमेंट्स आते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ जो क्रिएटर है उस वो पढ़ता होगा तो वो एक बार हाँ, तो सोचता होगा कि अब मुझे बनाना बंद कर देना चाहिए। दैट्स लेकिन राइट। कम से कम थैंकफुली हमारा जो प्रोफेशन है उसमें 97-98% कमेंट्स जो है वो इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। पॉजिटिव होते हैं, हाँ। यस, बहुत बड़ा मोटिवेशन है वो हमारे लिए। अच्छा सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादातर और हम यूट्यूब पे लोगों से कनेक्टेड हैं, तो ज्यादातर यहाँ पर वो लोग हैं जो अभी कॉलेज में हैं या हम्म, जिनको अभी जॉब चाहिए, ज्यादातर लोग हाँ, मास वो वाला है। या, अब लोग बोलते हैं कि देखिए मार्केट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, पाइथन भी इतना ज्यादा कर रही है, गो है, डार्ट है, नए नए टर्म्स लोग सुनने लगे हैं। ऐसे में जावा की क्या स्टैंडिंग बनती है, एक बात। दूसरा, अगर कॉलेज से आपकी जॉब नहीं लगी है तो जावा में जॉब हासिल करना एक फ्रेशर के लिए कितना चैलेंजिंग है आज की डेट में? ओके। जैसे जावा बहुत चेंज हो रहा है। जब लास्ट टाइम हमने बात किया था तो जावा 8 फेमस था बहुत, क्योंकि 2 साल हो चुके थे जावा 8 को, और कहीं ना कहीं सबको पता था कि जावा 8 ही फ्यूचर है, उसमें सब कुछ आ चुका है। हम्म। अब बीच में जो चेंजेस हुए हैं फ्रॉम ओरेकल, या फिर जो नए लैंग्वेजेस है जो इमर्ज कर रहे हैं अभी, जैसे पाइथन हो गया, फिर गो हो गया, इससे कहीं ना कहीं जावा को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। अगर आप देखोगे स्टैक ओवरफ्लो पे या फिर गिटहब पे, जो नंबर ऑफ रिपोजिटरीज थे पहले जावा के, वो अभी या फिर पाइथन ने ओवरटेक कर लिया या फिर कॉटलिन ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर डोमेन में चेंजेस अपडेट्स होते जा रहे हैं। जैसे भी मोबाइल में पहले जावा फेमस था, इफ यू वांट टू बी एन डेवलपर, हम्म। बट अभी कॉटलिन है, फ्लटर आ चुका है जिसमें डार्ट फेमस हो रहा है। एंटरप्राइज में भी कहीं कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग जावा दे आर यूजिंग कॉटलिन। तो कॉटलिन का यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जावा, क्योंकि कॉटलिन में कोड शॉर्ट हो जाता है उनका। तो अगर जितने कोड कम होगा उतना ही बग्स कम होंगे, तो उनका मेन मेन मोटो वो है। और मतलब बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जावा का जो डिमांड है वो कम हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड बंद हो चुका है। बहुत लोग का समझ नहीं पाते हैं लोग इस चीज। डिमांड कम होना बंद होना नहीं होता है। अगर जावा पहले यहाँ था और बाकी सब टेक्नोलॉजीज यहाँ थे, तो अब बस इक्वल हो चुका है, कहीं ना कहीं डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आप पाइथन सीखो या फिर जावा सीखो, आपको जॉब मिलना ही है। अब एक चेंजेस है यहाँ पे, जावा के जो अपडेट्स है वो बात बहुत फास्ट हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली जावा 14 लॉन्च हो गया है, जिसका वीडियो भी आ चुका है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जावा 14 के न्यू फीचर्स। अब क्वेश्चन ये है कि कितने सारी कंपनीज उसको यूज करने वाली है, और आंसर है 0.01%। बहुत सारे कंपनीज अभी भी जावा 8 पे ही है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स अभी जावा 8 पे ही है, क्योंकि उनको या तो ये नया अपडेट्स पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उनको लगता है कि जो भी उन्होंने जावा 8 में दिया हुआ है वो इनफ है कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। तो वो एक चीज है, जावा 8 ही अभी फेमस है, बाकी सब वर्जन कहीं ना कहीं कुछ कंपनी यूज कर रही है, कुछ कंपनी अवॉइड कर रही है उस चीज को। अब जॉब के मामले में जो भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कंपनी में, कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो चुका है बहुत सारे लैंग्वेज में। कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गो में, कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं पाइथन में, कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जावा में, कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कॉटलिन में। तो नए प्रोजेक्ट का जावा का जो इम्पैक्ट है वो कम हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स पहले से है वो भी अपडेट होंगे। जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 10 साल तक सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंपनीज, क्योंकि उनको वैल्यू निकालना होता है उस सॉफ्टवेयर से। एक एक सॉफ्टवेयर कोई मिलियंस में बिकता है। तो अगर कोई कंपनी किसी कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर खरीद रही है 1 मिलियन में,
तो उसको उनको लॉन्ग टर्म चलाना है उस चीज को। और जो बन चुकी जावा में, उसमें अपडेट्स भी करना है तो जावा में ही करना पड़ेगा। तो उन लोग जावा प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे ये काम करने के लिए। अब जो सेकंड एडवांटेज है, अगर कंपनी में जावा यूज नहीं भी होता है, कंपनी में यूज होता है कॉटलिन, कंपनी में यूज होता है अदर लैंग्वेजेस, कंपनी स्टिल प्रिफर कि तुम्हें जावा आता हो पहले से, क्योंकि कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें गो आता होगा, कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें कॉटलिन आता होगा, ये सब नए नए लैंग्वेजेस है, बट दे कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हें जावा आता होगा। तुम जावा सीख के आ जाओ, हम तुम्हें गो सिखाएंगे, तो हम तुम्हें कॉटलिन सिखाएंगे, क्योंकि जावा बिकम्स बेस लैंग्वेज। जैसे सी था एक टाइम पे, सी वाज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, सी सीख लो बाकी सब आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं जावा वो बेस हो चुका है, मतलब पहले सी सीखो फिर जावा सीख लो, तो तुम्हारे पास दोनों भी नॉलेज है, प्रोसीजर का नॉलेज है, उप्स का नॉलेज है, नाउ यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज। इनफैक्ट जब मैं नया लैंग्वेज सीखता हूँ तो मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता नहीं है अभी, बस मैंने लैंग्वेज देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, नाउ आई कैन वर्क ऑन दैट बिकॉज मुझे जावा आता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रीफर करिए जावा प्रोफेशनल्स, जावा फ्रेशर्स, क्योंकि उनको ट्रेन करना इजी होता है। तो इस रिस्पेक्टिव कंपनी कौन सा लैंग्वेज यूज करती होगी, तुम जावा सीख के आ जाओ, हम तुम्हें बाकी सिखा देंगे। बिल्कुल सही है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको C++ जावा तो सीखनी है, फिर आप कुछ भी सीखो, किसी भी फील्ड में काम करो, वो अलग बात है, लेकिन ये आपका बेस है और ये कर लिया तो फिर आगे आपको कभी दिक्कत जाने वाली नहीं है। और जहां तक बात है जावा की, जैसे एक कहावत है कि हाथी दुबला भी होगा तो बकरी नहीं हो जाएगा, तो जावा की वही स्टैंडिंग है। और स्टूडेंट्स को ये बात समझनी होगी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बिजनेस इतने ज्यादा फैले हुए रहते हैं कि उनको मैनेज करने के लिए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने में भी टाइम लगता है और ये बहुत महंगे पड़ते हैं। तो कोई भी कंपनी में ये सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम कम से कम आप मान के चलो 10 से 15 साल होता है। तो 10 से 15 साल तक अगर क्योंकि जावा कितनी पुरानी लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं कि मिड 90s की लैंग्वेज है। 25 years तो होने हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले भी बना है तो भी कंपनी स्टिल जावा के ही प्रोडक्ट पे अभी भी काम कर रही है। तो उसमें रेगुलर कुछ इंप्रूवमेंट होना है तो जावा में ही होना है। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला कि आज की डेट में अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल जीरो से, तो वहां कंपनी के पास चॉइस है कि वो जावा में उसे डेवलप करना चाहती है या किसी और लैंग्वेज में। तो यहाँ पे 50-50 हो गया है कि अभी भी कुछ लोग जावा को ही प्रेफर कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मे बी आफ्टर 10 years हम लोग एक बदला हुआ सिनेरियो देखें, 15 साल बाद देखें। लेकिन अभी ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जावा में जॉब्स नहीं है या जॉब्स खत्म हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो फ्रेशर है ना, इसको बड़ा चैलेंजिंग लगता है। मतलब क्या आज भी जो वैकेंसीज निकलती हैं जावा में, वो फ्रेशर के लिए उतनी आसान है क्रैक करना? डिपेंड करता है कि वो लोग कौन सा कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो लोग कंपनी अप्रोच कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको जावा के साथ कोई फ्रेमवर्क सीखना होगा। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, इफ दे वांट टू गेट इनटू वेब डेवलपमेंट। उनको अगर मोबाइल पे काम करना है तो कुछ एंड्रॉइड सीख लीजिए, मतलब जावा में प्रोजेक्ट बनाइए एंड्रॉइड के लिए। तो बिना प्रोजेक्ट के आजकल जॉब मिलना डिफिकल्ट हो चुका है। तो आपको लैंग्वेज सीखना है, टेक्नोलॉजी सीखना है, प्लस कुछ प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट को अपलोड कीजिए गिटहब पे, या फिर खुद का एक क्या बोलते हैं रैंकिंग क्रिएट कीजिए। जैसे अभी हैकर रैंक हो गया, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स है राइट। जहाँ पे आपको खुद का रैंकिंग क्रिएट करना है। सर्टिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल, क्योंकि सर्टिफिकेशन मिलना थोड़ा इजी हो चुका है। पहले जमाने में सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम देते थे लोग, अब बस कोई कोर्स कर लिया वहाँ पे। जैसे मेरा कोर्सेज यूडेमी पे भी है, तो किसी बंदे ने मेरा कोई कोर्स कर लिया यूडेमी पे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर अगर वही बंदा मेरे कंपनी में जॉब करना है तो मैं इसको नहीं नहीं प्रेफर करूंगा कि तुमने से मेरा वीडियो देखा हुआ है। योर सर्टिफिकेट विल नॉट प्रूव तुम्हें आता है वो। तो कंपनी को तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हें कुछ आता है, देन बिल्ड प्रोजेक्ट्स। वो नहीं जो उन लोग सिखाते हैं। जैसे मैंने कुछ कोर्सेज देखे जहाँ पे लर्न लेट्स से लर्न पाइथन बाय बिल्डिंग एन एप्लीकेशंस। अब तुमने 10 एप्लीकेशन बनाया है, तुमने खुद से नहीं बनाया है वो, तुमने कोर्स देख के बनाया है। तुम 20 बनाओ, 10 वो जो कोर्सेज में था, 10 खुद के, तब मैं तुम्हें हायर करूंगा। तो ये एक डिफरेंस आता है कि जस्ट बिकॉज तुमने सीख लिया है, आई कांट ट्रस्ट यू। और क्वेश्चंस कितने पूछ लूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछ लो, उनको आंसर दे देंगे। क्वेश्चन से नहीं समझता है। चांसेस ये है कि तुम्हें सब कुछ आता है, बट वो 5 क्वेश्चंस नहीं आते जो मैंने तुम्हें पूछे। चांसेस ये भी है तुम्हें स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं आते। सर इतना फनी है, लोग पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ कि आपको इस चीज की नौबत क्यों पड़ी? अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब हासिल करने जा रहे हो
आपको कोई लैंग्वेज आती है तो क्या आपको उसका एप्लीकेशन भी आता है? जैसा आपने बोला कि अगर प्रोजेक्ट वर्क हमने करा होगा तो हम शोकेस कर सकते हैं कि सी मुझे ये काम आता है। अब हाँ शायद सामने वाला आपसे आपके करिकुलम के सब्जेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए वो मिल रहा है। और that's अगर it. जब आप उसको नहीं शो करते हो कुछ अपना वर्क, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो आपसे जबरदस्ती नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन पूछेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी पूछेगा, जो शायद इतना वास्ट एरिया है कि शायद आपको ना बने, भले ही आपको बहुत अच्छा आता था लेकिन उस दिन वो जी क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे। और दूसरा, yeah, आपने जो हैकर रैंक या दूसरी कॉम्पिटिटिव साइट्स के बारे में बोला, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो, इफ यू आर वेरी रेगुलर टू दीज साइट्स, वट एवर इज योर रैंक, आप वहां मेंशन करो। एटलीस्ट सामने वाले को ये समझ में आएगा कि यू आर अ रेगुलर प्रोग्रामर और आपकी कुछ लॉजिकल एबिलिटी है, वो एक अपने आप में that's it. प्रूव होता है। तो दिस इज That's अ ग्रेट, मेरे ख्याल से हमारे थॉट्स एक ही हैं। और इससे it. एक चीज समझ में आती है कि देखो बस फॉर्मूला एक ही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक That's ही it. डायरेक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो माय सर जी के व्यूअर के लिए आपका क्या मैसेज है, हम लोग वेबकास्ट को एंड करें उससे पहले? मैसेज तो यही होगा जो मैं हमेशा देता हूँ, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। एक जगह पे रुको मत। बहुत लोग, कुछ लोग आई मीन जब कुछ सीखते हैं तो उन लोग वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है मेरा जावा हो चुका है, दैट्स द एंड ऑफ माय लर्निंग। ऐसा नहीं होता। स्पेशली आईटी में चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं कि आपको खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो, मेरे पास अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल मुझे अभी भी फील होता है कि मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। If I want to be relevant in this world, I have to learn something new. I have to upgrade myself. Maybe for two reasons. मुझे मार्केट में रहना है, प्लस मेरे खुद के माइंड को काम करने में मजा आना चाहिए। कब तक सेम चीज करोगे? कब तक आप सेम सॉफ्टवेयर बनाओगे, सेम टाइप के सॉफ्टवेयर बनाओगे? कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। चाहे वो अमेजोन पे हो, AWS सीखो, या फिर जावा सीखो, या फिर पाइथन सीखो, या फिर AI सीखो। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। जब रुक गए, मार्केट विल ओवरटेक यू। बहुत लोग बोलते भी ना कि 10 साल बाद क्या होगा। अभी के जमाने में 10 साल का सोचना ही नहीं है। थिंक अबाउट नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स। तब तक रेलेवेंट रहो और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए वापस कुछ नया सीखो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला और माय सर जी की व्यूअर्स को आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी ब्लॉकचेन पर। आपने टीचिंग करियर के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे, आपने जावा के बारे में इतना कुछ बताया। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके चैनल के लिए, जो कि 1 मिलियन के आसपास होने ही वाला है। तो थैंक यू सो बहुत मच। जल्दी हो जाए। चलिए, तो इट्स थैंक माय यू सो प्लेजर टू मच। कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला। इनफैक्ट लास्ट टाइम कुछ दिन पहले भी प्लान हो बन रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाया। जी सर। बट फाइनली हो गया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर। सेम ईयर सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर।